नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के 3 राज्यों के दौरे की, बिहार में तेज होती चुनावी हलचल की, देखेंगे बीजेपी नेता ने मोदी को क्यों दिखाई आंख, बंगाल बीजेपी में बढ़ती दरार को, जानेंगे क्यों बीजेपी से फिर नाराज हुए शिंदे, और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था पर घिरी मोदी सरकार की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर मामले में नीतीश सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव, नेता विपक्ष ने कहा बिहार में डबल इंजन सरकार पूरी तरह से हो चुकी है फेल। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट को लेकर तकरार, डीएमके ने एआईएडीएमके पर लगाया वादा तोड़ने का आरोप, गठबंधन में आई खटास। झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, चाईबासा कोर्ट के गैर जमानती वारंट को दी चुनौती, अमित शाह पर टिप्पणी का है मामला। शेयर बाजार में गिरावट, 77 अंकों की गिरावट के साथ 81,373 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 34 अंकों की गिरावट के साथ 24,716 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जून की चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ देश का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस महीने मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, और राहुल के बैक टू बैक 3 राज्यों के दौरे से बीजेपी के पसीने छूटने वाले हैं। तो क्या है राहुल का प्लान और क्यों इन दौरों की वजह से छूटने वाले हैं बीजेपी के पसीने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस महीने मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं और इन दौरों की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। अब राहुल के बैक टू बैक दौरों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो वहीं जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि आखिर राहुल किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, और इसको लेकर अब दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, लेकिन इससे निराश होने के बजाय राहुल गांधी पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो लगभग हर बीजेपी शासित राज्य में दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि अगर बीजेपी को केंद्र की सत्ता से आउट करना है तो सबसे पहले राज्यों की सत्ता से आउट करना होगा। अब राहुल गांधी की इस रणनीति ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं। राहुल गांधी के दौरों की बात करें तो पहला दौरा भोपाल में होने वाला है। इस महीने की 3 तारीख को राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होंगे। ये दौरा कांग्रेस के संगठन सृजन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। भोपाल के बाद राहुल गांधी अगले ही दिन यानी 4 जून को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। यहां उनका फोकस हरियाणा के कांग्रेस नेताओं पर होगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को एक मजबूत संगठन और साफ रणनीति की जरूरत है। राहुल का ये दौरा उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राहुल 6 जून को बिहार पहुंच रहे हैं। पिछले 6 महीनों में राहुल का ये बिहार का 5वां दौरा होगा। राहुल इस दौरे में न सिर्फ कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, बल्कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन को कड़ी टक्कर देने का माहौल भी बनाएंगे। खासकर जाति जनगणना का मुद्दा बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है। अब राहुल की सक्रियता बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रही है। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस दौरे का असर आने वाले महीनों में साफ दिखेगा। मध्य प्रदेश और हरियाणा में तो आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, जो इसी साल के आखिर में होने वाले हैं। राहुल के दौरे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। राजनीतिक रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। वहीं चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति में कदम रखने जा रही हैं, जिससे एनडीए में तूफान आने की आशंका बढ़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग के बिहार दौरे के बाद से कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं। हालांकि वोटिंग की डेट में दिवाली और छठ पर्व का ध्यान रखा जाएगा। नीतीश कुमार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। ऐसे में संभावना है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि सितंबर के लास्ट वीक से चुनाव की शुरुआत हो सकती है, जो पूरे अक्टूबर तक चलेगा। अब जहां एक तरफ चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, एनडीए सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, लेकिन एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार टेंशन में है, जिसकी वजह है चिराग पासवान। चिराग ने लगभग साफ कर दिया है कि वो बिहार चुनाव लड़ेंगे। मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। चिराग की बिहार चुनाव में एंट्री से सबसे ज्यादा खतरा नीतीश को है, क्योंकि 2020 में चिराग की वजह से ही नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। जानकारों का मानना है कि नीतीश को कमजोर करने के लिए ही बीजेपी चिराग का सहारा ले रही है।
इसलिए कहा जा रहा है कि चिराग की एंट्री से सबसे ज्यादा खतरा नीतीश कुमार की कुर्सी को है। लेकिन इसके साथ बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश को कमजोर करने की जुगत में लगी बीजेपी केंद्र में अपनी सरकार को खतरे में डालने का जोखिम ले सकती है। इस पर जानकारों का मानना है कि असल में केंद्र में खुद को अकेले के दम पर मजबूत करने के लिए ही बीजेपी ये खेल खेल रही है। बीजेपी नीतीश के 12 सांसदों को अपने पाले में लाने की तिकड़म लगा रही है। इसके लिए जरूरी है बिहार में नीतीश और जेडीयू का खत्म होना, जिसके बाद नीतीश के सांसद बीजेपी के साथ आ जाएंगे। खैर, बीजेपी चाल तो चल रही है, लेकिन ये कितनी कामयाब हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। बिहार एनडीए में तनाव बढ़ता जा रहा है तो घमासान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां तमाम बीजेपी नेता खुद पीएम मोदी जनता के बीच जाकर इस सैन्य ऑपरेशन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हैं, तो दूसरी तरफ इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। और अब बीजेपी के ही नेता ने मोदी सरकार को ललकारा है और ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने को लेकर फटकार लगाई है। तो क्यों अपने ही नेता के निशाने पर आई मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है। विपक्ष तो पहले से ही सवाल उठा रहा था, लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने वाली मोदी सरकार को सीधी चुनौती ही दे दी। स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी के तथाकथित ऑपरेशन सिंदूर का मूर्खतापूर्ण जश्न मनाना, जिसका मूल रूप से मतलब है अमेरिकी फतवे के आगे समर्पण करना और भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से दुश्मनी खत्म करना। अगर ऐसा है तो जश्न मनाने की क्या बात है? पाकिस्तान के साथ युद्ध तभी सार्थक है जब हम पाकिस्तान की तरफ से हथियाए गए जम्मू कश्मीर को वापस पा सके। यानी बीजेपी जो अलग अलग राज्यों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का ढोल पीट रही है, अब बीजेपी के ही पूर्व सांसद ने उसकी पोल खोल दी है। स्वामी ने अमेरिका का मुद्दा भी उठाया, जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। भारत और पाकिस्तान में हुए सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को लेकर सरकार घिरी हुई है और अब बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि अमेरिकी फतवे के आगे मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया, जो अपने आप में बड़ा बयान है। यही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को ये चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वापस लेकर दिखाए, तब ही उनके इस जश्न का कोई अर्थ निकलता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्वामी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार को घेरने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसके बाद सीडीएस जनरल अनिल चौहान का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने माना कि नुकसान हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी के ये बयान मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में क्या इस बार सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा? क्या सरकार इस चुनौती को स्वीकार करेगी? ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के अपने ही नेता पीएम मोदी को आंख दिखा रही हैं, तो बवाल बंगाल में भी मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही बीजेपी में बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता दिलीप घोष पाला बदल सकते हैं। इन दावों को हवा तब और मिली जब शुभेंदु अधिकारी को लेकर अमित शाह ने बड़े संकेत दे दिए। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीनियर नेता दिलीप घोष की हालिया गैर मौजूदगी और गतिविधियों ने पार्टी के अंदर और बाहर हलचल मचा दी है। हाल ही में कोलकाता में अमित शाह की संगठनात्मक बैठक से घोष नदारद थे। ये दूसरा मौका था जब वो एक हफ्ते में बीजेपी के किसी इवेंट से गायब रहे। इससे पहले 29 मई को अलीपुरद्वार में पीएम मोदी की रैली में भी वो नहीं दिखे। विवाद तब और बढ़ा जब घोष ने दीघा में नए जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात ने बीजेपी के अंदर बवाल खड़ा कर दिया। कई नेताओं ने उन पर टीएमसी से नजदीकी और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया। घोष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि मंदिर जाना उनका निजी और धार्मिक हक था और उनकी पार्टी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन इसके बाद भी उन्हें पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया। घोष ने खुद बताया कि ना तो मोदी की रैली में और न ही शाह की बैठक में उन्हें इन्वाइट किया गया। पत्रकारों से एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मुझे अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तब मैं ऐसे नेताओं के साथ जाता था। अब मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम करना पसंद करता हूं। उधर अमित शाह ने कोलकाता में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को अपना प्रिय मित्र बताया और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ये शुभेंदु को पार्टी में मजबूत नेता के तौर पर पेश करने का इशारा माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे, लेकिन घोष की गैर मौजूदगी ने उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच तनाव की अटकलों को हवा दे दी। घोष और शुभेंदु के बीच पहले से ही तनाव की खबरें थीं, जो अब और गहरी हो गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि घोष का ममता से मिलना पार्टी में अपनी पोजीशन मजबूत करने या शुभेंदु के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने की कोशिश हो सकती है। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी खींचतान की ओर इशारा करता है।
बंगाल बीजेपी में साफ साफ बगावत के संकेत मिल रहे हैं, तो महाराष्ट्र में एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है। महायुति में शामिल तीनों दल बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। कुंभ मेले की मीटिंग से शिंदे और अजीत पवार ने कन्नी काट ली। वो मीटिंग से नदारद रहे, जिसके बाद से महायुति में खटपट की खबरों पर मोहर लग गई। तो क्यों शिंदे और अजीत पवार ने बनाई बैठक से दूरी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही गठबंधन में खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाए गए एकनाथ शिंदे की नाराजगी चर्चा का विषय रही है और अब इसमें अजित पवार का नाम भी जुड़ गया है, जो फडणवीस सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गया है। और अब बीजेपी से दोनों डिप्टी सीएम की नाराजगी बढ़ गई है। एनडीए में दूरियां और बढ़ गई हैं। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फडणवीस सरकार की बहुत ही जरूरी बैठक से दोनों ही मंत्रियों ने दूरी बना ली। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में 2027 में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार अभी से तैयारियों में लग गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक जिलाधिकारी कार्यालय में अहम बैठक बुलाई, लेकिन शिंदे और अजित पवार दोनों ही इसमें शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर उद्धव गुट ने एनडीए पर निशाना साधा है। सामना में तंजपूर्ण तरीके से लिखा है कि कुंभ मेला की मीटिंग से शिंदे और दादा ने कन्नी काट ली, उधर फडणवीस उनका इंतजार करते रहे। चर्चा है कि बैठक को भ्रष्टनाथ शिंदे ने ठेंगा दिखा दिया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री शिंदे की बैठक में गैर हाजिरी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि फडणवीस और शिंदे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सामना में आगे लिखा है कि महायुति में महागड़बड़ चल रही है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात का इशारा खुद सीएम ने हाल ही में दिया था कि पर्याप्त संवाद की कमी है। पत्रिका में बताया गया है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब शिंदे ने फडणवीस की बैठक से किनारा किया हो। इससे पहले जब फरवरी में कुंभ पर फडणवीस ने बैठक बुलाई थी, तब भी शिंदे नदारद रहे और 2 दिन बाद जाकर अपनी अलग समीक्षा बैठक बुला ली। यानी महायुति में कुंभ मेला खुद अखाड़ा बनते जा रहा है। इस खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में एनडीए एकजुट है? महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब से आकाश आनंद को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तब से मायावती उनका खूब बचाव कर रही हैं। इसी कड़ी में मायावती ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा मायावती ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बसपा प्रमुख मायावती विरोधियों पर भड़क गई। उन्होंने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार किया और आकाश आनंद पर सफाई दी। मायावती ने विरोधियों पर जोरदार हमला करते हुए एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने व पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुमत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। तो वहीं मायावती ने दूसरे ट्वीट में लिखा, पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश आनंद, बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मान्यवर कांशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवा को आगे बढ़ाने व उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता व जी जान से निभाएंगे। इसके अलावा मायावती ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भी भला होने वाला नहीं। लोग सावधान रहें। हालांकि मायावती ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान चंद्रशेखर आजाद पर हमला माना जा रहा है। हाल ही में चंद्रशेखर ने कहा था कि आकाश को जनता ने नकार दिया, मजबूरी वश उन्हें पार्टी से निकाला और लिया जा रहा है। बसपा प्रमुख के पास कोई विकल्प नहीं है, जिसके बाद अब मायावती का बयान आया है। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था पर घिरी मोदी सरकार की। देश की अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस ने चिंता जताई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने HSBC रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने और कैसे घिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपने हालिया एक्स पोस्ट में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और सरकार सिर्फ चुनावी ड्रामे में व्यस्त है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में HSBC की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बदहाली की बात सामने आई है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ चुका है। HSBC की रिपोर्ट बताती है, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI 3 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है। मतलब देश में सामान कम बन रहे हैं और कम बिक रहे हैं। भारत के बाजार में मंदी छाई है। लोगों के पास जरूरी खर्च करने को पैसे नहीं है।
ऐसे में सामानों की डिमांड कम है और डिमांड कम होने की वजह से उत्पादन भी घट रहा है। कुछ दिन पहले ही जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी बुरी खबर आई थी। इस साल जीडीपी पिछले 4 साल में सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी है। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। पोस्ट में आगे लिखते हुए कांग्रेस ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि इससे पीएम नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं और सस्ती डायलॉगबाजी में व्यस्त हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार थम गई है और पीएमआई 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। इसका मतलब है कि फैक्ट्रियों में कम सामान बन रहे हैं और बाजार में उनकी बिक्री भी घटी है। साथ ही लोगों की जेब खाली होने से डिमांड कम हो रही है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ रहा है। पार्टी ने जीडीपी ग्रोथ की धीमी रफ्तार का जिक्र करते हुए कहा कि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था के बुरे हाल को दिखाते हैं। अब कांग्रेस ने तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और देश की इकोनॉमी को लेकर चिंता जता दी है, लेकिन क्या बीजेपी को भी इसकी चिंता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।